हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। मैं नामिका डागर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था थ्योरी ऑफ डाइवोर्स। अपने आज के लेक्चर में हम प्रोविजन देखने वाले हैं जो कि सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में दिए गए हैं डाइवोर्स से रिलेटेड। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 13 का सबसेक्शन 1 जो कि बात करता है पति और पत्नी दोनों के लिए तलाक के आधार की। यह आधार किसको प्राप्त है? पति और पत्नी दोनों को प्राप्त है। कहता है सबसेक्शन 1 कि कोई विवाह चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के पहले हुए हो या बाद में हुए हो, मींस 18 मई 1955 से पहले की गई शादी हो या उसके बाद की शादियां हो, पति या पत्नी द्वारा पेश की गई याचिका पर तलाक की आगिप्ती द्वारा भंग किया जा सकता है। क्या भंग किया जा सकता है? विवाह भंग किया जा सकता है तलाक की आगिप्ती के द्वारा। इनमें से किसी भी आधार पर। ग्राउंड कौन कौन से होंगे? ग्राउंड ये होंगे जो कि नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले ग्राउंड देखते हैं क्लॉज 1 का। क्या सबसेक्शन 1 का क्लॉज 1 में ग्राउंड दिया गया है? फर्स्ट, जारता, एडल्ट्री। एडल्ट्री कहता है कि दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात, मीन्स कि जब से विवाह हुआ है उसके बाद अपनी पत्नी या अपने पति से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छा मैथुन किया है, कि सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है अपनी शादी के बाद में विवाह के किसी भी पक्षकार ने, चाहे तो पत्नी ने अपने पति से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ किया हो या फिर पति ने अपनी पत्नी से भिन्न किसी स्त्री के साथ किया हो। ओके, तो ये किस में आएगा कि उसने एडल्ट्री की है। आईपीसी के सेक्शन 497 में इसका प्रावधान किया गया है, लेकिन इसे अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया है, लेकिन फिर भी ये एक तलाक का आधार माना जाएगा। ओके, क्लोज 1 किसकी बात कर रहा है? एडल्ट्री की। इसके बाद है क्लोज 1A, बात करता है क्रूरता की, कि क्रूरटी की हो, कि विवाह के अनुष्ठान के पश्चात, कि विवाह के बाद अर्जीदार के साथ पिटिशनर के साथ क्रूरता का बर्ताव किया गया हो, कि क्या हुआ हो? पिटिशनर के साथ क्रूरटी की गई हो, चाहे क्रूरटी फिजिकली हो और चाहे क्रूरटी कैसी हो? मेंटली हो। ओके, दास्ताने वर्सेस दास्ताने इसका एक मार्गदर्शक वाद है जिसमें पति के प्रति की गई क्रूरता के बारे में बातें कही गई हैं। ओके, इसके बाद है क्लोज 1B सबसेक्शन 1 का, बात करता है कि अभित्यंजन की डिजर्शन किया गया हो, कि अर्जी के उपस्थापन के ठीक पहले कम से कम 2 साल की कालावधि तक अर्जीदार को अभित्यक्त रखा गया हो, कि पिटिशनर को क्या रखा गया है? पिटिशनर को अलग रखा गया है बिना किसी युक्तियुक्त कारण के, उसके साथ रहने से मना कर दिया गया हो। ठीक है, रेस्पोंडेंट अपने साथ नहीं रहने देता हो अर्जीदार को, पिटिशनर को, तो टाइम पीरियड कितना होगा? 2 साल का होगा जिस दिन पिटिशन फाइल की जा रही है उससे। ओके, ज्योतिष चंद्र वर्सेस मीरा इसका एक मार्गदर्शक वाद है। इसके बाद में सबसेक्शन 1 का क्लोज 2 बात करता है कि धर्म परिवर्तन कर लिया हो, कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, कि दूसरा पक्षकार दूसरे धर्म को ग्रहण करने से, हिंदू होने से परिवर्तित हो गया है। कि अगर कौन है पिटिशनर कौन है? पति है, तो पत्नी ने दूसरे धर्म में अपने आप को हिंदू होने से परिवर्तित कर लिया हो, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी या पारसी किसी भी धर्म में अपने आप को परिवर्तित कर लिया हो, और अगर पिटिशनर कौन है? पत्नी है, तो उसके पति ने अपने आप को हिंदू धर्म से परिवर्तित कर लिया हो। ओके जी, इसके बाद में है क्लोज 3, ये बात करता है कि दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकर्षित रहा है, अनसाउंड माइंड रहा है, लगातार या आंतरिक रूप से इस किस्म के और इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित रहा है कि पिटिशनर से युक्त रूप से अब आशा नहीं की जा सकती कि वो रेस्पोंडेंट के साथ रहे। क्या है कि रेस्पोंडेंट क्या हो गया है? विकर्षित, अनसाउंड माइंड हो गया है, या मानसिक विकार से इतना ज्यादा पीड़ित हो गया है कि पिटिशनर का अब उसके साथ में रहना असंभव हो गया है। ओके, इसके बाद है क्लोज है 4, ये बात करता है कि असाध्य कुष्ठ रोग, कि दूसरा पक्षकार जो है वो याचिका पेश किए जाने से अवैध और असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित रहा है, लेकिन अब ये कुष्ठ रोग वाला जो प्रोविजन था जो क्लोज 4 है, इसे निरसित कर दिया गया है, रिपील्ड कर दिया गया है 2019 से। ओके, फिर सबसेक्शन 1 का क्लोज 5 कहता है कि वो
जो पक्षकार है, जो दूसरा पक्षकार है, रेस्पोंडेंट जो है वो क्या है, अवित यौन रोग से पीड़ित है, ऐसे यौन रोग से पीड़ित है जो कि ठीक नहीं हो सकता। ओके, इसके बाद है क्लॉज 6 ऑफ सबसेक्शन 1 कि धार्मिक आश्रम में प्रवेश करके संसार का परित्याग कर दिया है। किसने? रेस्पोंडेंट ने, दूसरे पक्षकार ने किसी धार्मिक आश्रम में प्रवेश करके संसार का परित्याग कर दिया। अब जब उसने संसार का ही परित्याग कर दिया तो पिटिशनर उसके साथ कैसे रह सकता है ना? तो वो क्या कर सकता है, तलाक के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है जिला न्यायालय में। इसके बाद है क्लॉज 7, बात करता है कि मृत्यु की उपधारणा, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, कि दूसरे पक्षकार के बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि में उन लोगों के द्वारा जिन्होंने कि उस पक्षकार के बारे में, किस पक्षकार के बारे में, रेस्पोंडेंट के बारे में, यदि वो जिंदा होता, जीवित होता तो जरूर सुना होता, उसके बारे में कुछ नहीं सुना गया है कि वह जीवित है। तो इस आधार पर भी क्या की जा सकती है, तलाक की याचिका प्रस्तुत की जा सकती है जिला न्यायालय के अंतर्गत। ओके, कौन कौन से ग्राउंड हो गए, अब एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्लॉज 1 कहता है जारता, एडल्ट्री की गई हो दूसरे पक्षकार के साथ। फिर क्लॉज 1A कहता है कि क्रूरल्टी की गई हो। क्लॉज 1AB कहता है कि अभित्यंजन किया गया हो। फिर क्लॉज 2 कहता है कि धर्म परिवर्तन कर लिया हो कि दूसरे पक्षकार ने। कहता है क्लॉज 3 कि विकर्षित हो गया हो, मानसिक विकार से पीड़ित हो गया हो। क्लॉज 4 हटा दिया गया है 2019 से, असाध्य कुष्ठ रोग वाला। क्लॉज 5 कि अवैध यौन रोग से पीड़ित हो जो ना ठीक होने वाला हो। फिर क्लॉज 6 के धार्मिक आश्रम में प्रवेश करके संसार का परित्याग कर लिया हो और उसकी मृत्यु की उपधारणा की जा सकती हो। ठीक है जी, इनमें से जो भी आधार बताए गए हैं, इनमें से ये आधार किसको प्राप्त है, पति और पत्नी दोनों को प्राप्त हैं। ओके, पति या पत्नी दोनों में से कोई भी पक्षकार इन आधारों में से किसी एक आधार पर क्या कर सकता है, तलाक की याचिका जिला न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं सबसेक्शन 2, जिसमें कि केवल आधार प्राप्त किए गए, प्रदान किए गए हैं, ग्राउंड दिए गए हैं केवल पत्नी के लिए। ओके, जो सेक्शन 13 का सबसेक्शन 1 में क्लॉज ए जो जोड़ा गया है, सबसेक्शन 13 1A जो है वो 1964 से जोड़ा गया है, जो कि विक्टन के सिद्धांत ब्रेकडाउन थ्योरी से रिलेटेड है। इसे हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 13, जिसमें कि केवल पत्नी को आधार प्रदान किए गए हैं कि वो तलाक की आज्ञप्ति प्राप्त कर सकती है जिला न्यायालय से। ओके, ये ग्राउंड कौन कौन से हैं जो कि केवल पत्नी को प्राप्त हैं, अब ये देख लेते हैं। सबसेक्शन 2 का कहता है कि पत्नी तलाक की आज्ञप्ति द्वारा अपने विवाह भंग के लिए याचिका जिला न्यायालय में प्रस्तुत कर सकती है, इनमें से किसी भी आधार पर। ठीक है जी, अब आधार क्या है, क्लॉज 1 कहता है सबसेक्शन 2 का कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठित किसी विवाह की अवस्था में इस आधार पर उपस्थित कर सकेगी कि पति ने ऐसे प्रारंभ के पूर्व फिर विवाह कर लिया है। क्या कह रहा है कि अगर विवाह ऐसा है जो कब हुआ है, 18 मई 1955 से पहले हुआ है और इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले क्या कर लिया है, पति ने कोई दूसरा विवाह फिर से कर लिया है, या फिर पति के ऐसे प्रारंभ से पूर्व विवाहित कोई दूसरी पत्नी याचिकादात्री के विवाह के अनुष्ठान के समय जीवित थी, या फिर क्या कहता है कि पति की ऐसे प्रारंभ से पहले 18 मई 1955 में जब ये एक्ट प्रारंभ हुआ, स्टार्ट हुआ, तो इससे पहले कोई दूसरी पत्नी है जो कि याचिकादात्री पिटिशनर के विवाह के अनुष्ठान के समय जीवित थी। ओके जी, कह रहा है प्रोवाइजो दे दिया कि परंतु यह तब जबकि दोनों अवस्थाओं में दूसरी पत्नी याचिका किए जाने के समय जीवित होगी, तभी वो पिटीशन फाइल कर सकती है तलाक के लिए। ठीक है, अदरवाइज नहीं, अगर पहली पत्नी जीवित ही नहीं है तो पिटीशन फाइल करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तो क्या है कि याचिका पेश किए जाने के समय पति की कोई दूसरी पत्नी जीवित है। फिर क्लॉज 2 कहता है सबसेक्शन 2 का कि विवाह के अनुष्ठान के दिन से पति बलात्कार, गुदा मैथुन या पशुगमन का दोषी हुआ है। क्या कह रहा है कि इस आधार पर भी पत्नी याचिका पेश कर सकेगी कि जिला न्यायालय में कि जब से उसका विवाह हुआ है तभी से पति क्या है, पति किसी रेप, किसी सोडोमी या फिर पशुगमन का
दोषी रहा है। ओके, क्लॉज 3 कहता है कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के अधीन बाद में या फिर सीआरपीसी की धारा 125 के अधीन बाद में क्या प्राप्त हुआ है, पत्नी को कोई डिग्री प्राप्त हुई है भरण पोषण की, या फिर सीआरपीसी के 125 सेक्शन के अंतर्गत क्या कोई आदेश पारित हुआ है कि वो उसका भरण पोषण करे, और इसके बावजूद भी पति के विरुद्ध पत्नी को भरण पोषण देने के लिए इस बात के होते हुए भी कि वे अलग रहती है और ऐसी डिग्री आदेश के पारित किए जाने के समय से पक्षकारों में 1 वर्ष या उससे अधिक के समय तक सहवास का पुनरारंभ नहीं हुआ। क्या कह रहा है कि उसके खिलाफ क्या कर दी गई है, पति के खिलाफ डिग्री पारित कर दी गई है। धारा 18 में, हिंदू भरण पोषण की धारा 18 में उसे डिग्री दी गई है, या सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत भरण पोषण का कोई आदेश दिया गया है और इसके बाद भी क्या है, पत्नी अलग रह रही है। ओके जी, और फिर भी क्या है, और इसके बावजूद भी 1 साल तक वो साथ नहीं रहे और 1 वर्ष तक उनके बीच में सहवास नहीं हुआ है, तो इस आधार पर भी क्या किया जा सकता है, पत्नी के द्वारा तलाक की याचिका प्रस्तुत की जा सकती है जिला न्यायालय के अंतर्गत। फिर क्लॉज 4 कहता है कि स्त्री का विवाह 15 वर्ष से पूर्व हुआ है। ठीक है, कि स्त्री की जो शादी हुई है वो जब वो 15 साल की नहीं हुई थी उससे पहले ही कर दी गई थी, चाहे विवाह के बाद में संभोग हुआ हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो या नहीं हुआ हो, ये बात कोई भी मैटर नहीं करती। और उस स्त्री के 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व शादी होने के बाद में और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात, किंतु 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले उसने क्या कर दिया है, विवाह का निराकरण कर दिया। सॉरी, कहता है कि 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात, लेकिन 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले उसने क्या कर दिया है, विवाह का निराकरण कर दिया, विवाह को भंग कर दिया है। ठीक है जी, एक बार फिर से समझ लें कि जो लड़की की शादी है वो 15 साल से पहले हो गई, और जो वो 15 साल की हुई और 18 साल की होने से पहले मींस 15 से 18 की उम्र के बीच में उसने क्या कर दिया है, विवाह का निराकरण कर दिया है, विवाह को भंग कर दिया है। ठीक है जी, तो इस आधार पर भी क्या तलाक की याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। ओके, यह खंड जो एक खंड है जो सेक्शन 13 में जो दिया गया है, सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2, ये लागू होगा चाहे शादी कैसी हो, वो विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के पहले किए गए शादियों में हो या फिर बाद में। ठीक है जी, क्योंकि 1976 में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ है हिंदू विवाह विधि के अंतर्गत, हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत संशोधन किए गए हैं 1976 में। तो ये कहता है कि ये क्लोज, ये जो भी क्लोज हैं वो सारे लागू होंगे चाहे 1976 से पहले भी शादी की गई हो या बाद में भी की गई हो। ओके, तो अपने आज के वीडियो में हमने क्या देखा, पहले हमने सबसेक्शन 1 में, सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 में हमने देखे ये आधार जो कि पति और पत्नी दोनों को प्राप्त हैं, और इसके बाद में सबसेक्शन 2 में हमने डिस्कस कर लिया केवल वे आधार जो कि केवल पत्नी को प्राप्त हैं, जिसमें कि 4 आधार थे कि पति की दूसरी पत्नी जीवित है, या फिर विवाह के अनुष्ठान के दिन से क्या है, पति बलात्कार इत्यादि का दोषी रहा है, या फिर हिंदू भरण पोषण की धारा 18 और सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत डिग्री आदेश पारित हुआ है और उसके बाद भी पत्नी अलग रहती है और 1 वर्ष तक उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है। और फिर क्लॉज 4 कह देता है कि लड़की की जो शादी हुई है वो 15 वर्ष से पहले हुई है और 15 वर्ष के होने के बाद और 18 वर्ष के होने से पहले उसने क्या कर दिया है, विवाह का निराकरण कर दिया है। इन आधार पर क्या वो याचिका प्रस्तुत कर सकती है जिला न्यायालय में तलाक की आज्ञप्ति के लिए, तलाक की डिग्री के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती